दोस्तों नमस्कार। आज मैं मुग़ल काल के बारे में आपसे बात करूंगा और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, यानी किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो या अन्य अदर्स सिविल सर्विस, और उसमें जो भी इतिहास से क्वेश्चन पूछा जाता है, खासकर मुग़ल काल से, अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाली है। आप बस पूरा वीडियो को देखना है, सही से देखना है, स्किप नहीं करना है, आगे नहीं भागना है, ठीक है। एक कुछ होता है कि वीडियो को दोबारा देखने का मतलब है 2 in 2 देखना शुरू कर देते हैं, स्पीड से देखना है, बस ख़त्म करना है। तो कोई व्यक्ति होते हैं कि हमने इस बुक को पढ़ के ख़त्म किया, क्या पढ़ा उससे कोई मतलब नहीं है, पढ़ के ख़त्म किया, ठीक है। तो याद रखेंगे कि आपको ऐसा कुछ नहीं करना, आप सही से देखिए पूरा वीडियो को। और मुझे उम्मीद है कि इतिहास में खासकर मुग़ल काल से जो वीडियो बनने जा रहा है वो मुग़ल काल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा। तो हम लोग मुग़ल काल में बाबर, हुमायूं, इससे संबंधित एक बीच में जो एंट्री करेंगे शेरशाह सूरी, वो पहले वीडियो बन चुका है। तो बाबर, हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, इसके बाद शाहजहां, इसके बाद औरंगजेब। यानी ये जो मुग़ल काल है, ये जितने भी शासक हैं, इन सारे शासक के बारे में सारे क्वेश्चन होगा। उसके बाद मुग़ल काल की अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, स्थापत्य कला, वास्तुकला, चित्रकला या उस समय की धार्मिक व्यवस्था, मुग़ल काल की राजपूत नीति, मुग़ल काल की दक्षिण नीति, ये सारे विषय पर चर्चा किया जाए। एक बृहद जानकारी आपको दिया जाएगा, बशर्ते आप इसी तरह चैनल पे बने रहें। और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपको मैं धन्यवाद देता हूं। और नहीं किए तो कर लीजिएगा, दोस्तों शेयर भी करेंगे, और साथ ही साथ एक लाइक तो बनता है, एक लाइक ज़रूर करेंगे। और मैं एक बार बता देना चाहता हूं कि आपको इससे संबंधित किसी प्रकार का कोई शिकायत हो तो आप, या सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर करेंगे, ताकि वीडियो कैसा बन रहा है या कैसा लग रहा है आपको, या उनमें कुछ सुधार चाहिए तो आप कमेंट करेंगे। चलिए हम लोग बिना समय गंवाएं हम लोग चलते हैं मुग़ल काल की तरफ। उसमें से आपको पता है बाबर के बारे में, संस्थापक है बाबर मुग़ल काल का। लेकिन क्या वजह थी कि ये फरगना से हमारे यहाँ भारत आ गए, ठीक है। इनके बारे में जानेंगे भी कि बाबर का क्या वजह हुआ कि फरगना से भारत आ गए, अपने देश में सत्ता नहीं चला पाए, या इसको भगा दिया गया वहाँ से, या इनकी मजबूरी रहा कि भारत आ गए, ठीक है। बहुत सारी बातें हैं। तो इससे पूर्व इन सब बात में जानने से पूर्व जब बड़े होंगे तो भारत में आएंगे। अभी बच्चा है, अभी जन्म करवाते हैं, कहाँ जन्म हुआ, पिताजी का नाम क्या है, माँ का नाम क्या है, इन सब बातों को जानने के बाद क्या वजह था कि समरकंद को छोड़ना पड़ा, समरकंद से भारत आना पड़ा। और जो चाह रहे थे कि आलम खां लोदी और दौलत खां लोदी द्वारा कि ये आएंगे, राणा सांगा भी चाह रहे थे बाबरनामा में, जिस तरह इसका जिक्र मिलता है कि बाबरनामा बाबर खुद लिखते हैं कि राणा सांगा ने भी मुझे निमंत्रण दिया था। आखिर इन तीनों का एक क्या वजह थी कि बाबर को बुलाया गया और यहाँ पर दिल्ली में आक्रमण करवाया गया। इन लोग का क्या चाह रहे थे कि बाबर आएंगे, लूटेंगे, चले जाएंगे, इस तरह गौरी गजनवी आए, लूटे और चले गए यहाँ से। फिर इब्राहिम लोदी को मार देते हैं और खुद सत्ता पे काबिज होते हो ना हो। राणा सांगा चाह रहे थे बातें, दौलत खां लोदी चाह रहे थे, आलम खां लोदी चाह रहे थे। इन सब बातों पर पूरी तरह विस्तार से चर्चा किया जाएगा। तो हम लोग चलते हैं पहले बाबर के ऊपर में, ठीक है। तो बाबर यानी मुग़ल सत्ता का संस्थापक बाबर का जन्म आपको पता है कब हुआ था। तो जन्म हुआ था 14 फरवरी, ठीक है, 14 फरवरी 1483 ईस्वी को, ठीक है। इस ईस्वी को जन्म हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? तो ट्रांस ऑक्सियाना के रियासत फरगना में, ठीक है। कहाँ हुआ था याद रखेंगे, फरगना में, ठीक है, फरगना में। ट्रांस ऑक्सियाना की रियासत फरगना में हुआ था। पिता का नाम क्या था
यानी बाबर के पिता का नाम याद रखेंगे उमर शेख मिर्जा। ठीक है, उमर शेख मिर्जा, पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, माँ का नाम, बाबर की माँ का नाम कुतलुग निगार खानम। तो पिता हो गए, माँ हो गए। ठीक है, अब इनके वंशज पे चलते हैं। यानी बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, कुतलुग निगार खां, माँ का नाम। अगर हम पिता के पक्ष के तरफ से चलें तो याद रखेंगे तैमूर का 5वां वंशज था। ठीक है, पिता तैमूर का 5वां वंशज था। ठीक है, और अगर माँ की तरफ से चलें तो चंगेज खां का 14वां वंशज था। याद रखेंगे चंगेज खां का 14वां वंशज था। ठीक है, तो इसका मतलब अतः एक बात ध्यान रखेंगे, बाबर, तैमूर और चंगेज, ठीक है, यानी तुर्क और मंगोल दोनों का मिश्रण, यानी खून का मिश्रण से बाबर का खून रंगा हुआ था, आप कह सकते हैं। ठीक है, यानी एक तरफ तैमूर का भी उसमें ब्लड है और तुर्कों का भी है और मंगोलों का भी है। ठीक है, तो इस प्रकार आप कह सकते हैं दोनों का रक्त मिश्रण बाबर में है और दोनों का दोनों बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि लड़ाकू प्रवृत्ति का व्यक्ति हैं, तुर्क भी और मंगोल भी। ठीक है, तो बाबर कोई आम व्यक्ति नहीं है, इसके अंदर में दोनों का खूनों का मिश्रण है, तुर्क और मंगोलों का। तो याद रखेंगे कि बाबर अपने पिता, यानी बाबर का जो पिता हुआ करते थे उमर शेख मिर्जा, उनकी मृत्यु लगभग बाबर के जन्म के 11 वर्ष आयु में हो गया था। ठीक है, यानी मान के चलिए कि उमर शेख मिर्जा का मृत्यु 1483 और 11 जोड़ देंगे तो 1494 ईस्वी में हो गई। ठीक है, और इसने कम आयु में 11 वर्ष के आयु में फरगना का शासक बना बाबर। ठीक है, याद रखेंगे फरगना का शासक बना बाबर। ठीक, अगर आप फरगना, समरकंद और बुखारा ये सब नाम याद आएगा फिलहाल। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखेंगे कि समरकंद, बुखारा और फरगना वर्तमान में देखा जाए तो कहाँ पर है, तो एक देश होगा, वो देश है उज्बेकिस्तान, यानी काजाकिस्तान, रूस के नीचे काजाकिस्तान, काजाकिस्तान के नीचे उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो याद रखेंगे समरकंद, बुखारा, फरगना सब का सब उज्बेकिस्तान में वर्तमान में है। तो 11 वर्ष की आयु में बाबर फरगना का शासक बनता है। और क्यों बनता है? क्योंकि इनके पिताजी फरगना के शासक थे। ठीक है, तो बहुत कम उम्र में फरगना शासक बनते हैं। फरगना का राजधानी देखा जाए, ध्यान रखेंगे फरगना का राजधानी देखा जाए तो राजधानी हुआ करता था, याद रखेंगे अंदीमान। ठीक है, अंदीमान, याद रखेंगे फरगना राजधानी हुआ करता था अंदीमान। ठीक है, अब इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि बाबर का चाचा जिसका नाम है अहमद मिर्जा, समरकंद और बुखारा का शासक था। ठीक है, बाबर का चाचा यानी अहमद मिर्जा समरकंद और बुखारा का शासक है। ठीक है, तो याद रखेंगे बाबर का चाचा का नाम है, बाबर का चाचा का नाम है अहमद मिर्जा। ठीक है, ये समरकंद, बुखारा, ठीक है, समरकंद और बुखारा का शासक है। तो बाबर का चाचा से, यानी बाबर अपने चाचा से
समरकंद जीतने का असफल प्रयास करेंगे। ठीक है, बाबर अपने चाचा से 1496 में समरकंद ये जीतने का असफल प्रयास करेंगे। ठीक है, एक सबसे बड़ा गलती यहां पर से बाबर के साथ हो रहा है। ठीक है, तो ये गलतियां इनसे हो रही है। और समरकंद, एक बात और ध्यान रखेंगे, समरकंद जो है वो तैमूर का राजधानी है। ठीक है, तैमूरों का राजधानी समरकंद है। तो समरकंद याद रखेंगे तैमूर का राजधानी है। तो बाबर चाहेगा कि समरकंद जीता जाए अपने चाचा से। क्यों चाहता था? कि ये चाह रहे थे कि हम अपने पैतृक जगहों को जीता जाए। ठीक है, तो बाबर ये चाह रहे थे कि समरकंद को जीत के अपने राज्य में मिलाया जाए, यानी फरगना के साथ रखा जाए। जबकि समरकंद का शासक है अहमद मिर्जा, जो कि बाबर का चाचा है। ठीक है, तो 1496 में जो असफल प्रयास किया था बाबर ने समरकंद जीतने के लिए, उसके एक साल बाद यानी 1497 ईस्वी में बाबर ने दोबारा सफल प्रयास किया समरकंद जीतने के लिए, और समरकंद जीता भी। यानी 1497 में समरकंद जीता। ठीक है, समरकंद जीता, लेकिन समरकंद बहुत दिनों तक बाबर के हाथ में रहा नहीं, और समरकंद के साथ साथ फरगना भी बाबर के हाथ से निकल गया। यानी जो उनका पैतृक, आप कह सकते हो, जो जगह था समरकंद और फरगना, जहाँ का शासक थे, वो दोनों उसके हाथ से निकल गया। इसके बाद एक और युद्ध होता है, उस युद्ध को याद रखेंगे नाम। 1501 ईस्वी में एक युद्ध होता है जिसका नाम है सर-ए-पुल। ठीक है, सर-ए-पुल का युद्ध होता है। यह युद्ध दो व्यक्तियों के बीच होता है, बाबर वर्सेस शैबानी खां। ठीक है, शैबानी खां, इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। यह युद्ध, इस युद्ध में बाबर की पराजय होती है, यानी ये हार जाते हैं, पराजित होते हैं, और शैबानी खां ये जीत जाते हैं। ठीक है, जीतने के बाद बाबर को मध्य एशिया से खदेड़ दिया जाता है। कहने का मतलब है कि मध्य एशिया से उसे भागना पड़ता है बाबर को। मध्य एशिया का मतलब है उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, इसके बाद तुर्कमेनिस्तान, ये सारा क्षेत्र है जो मध्य एशिया क्षेत्र में आता है। यहाँ से बाबर को जाना पड़ता है। ठीक है, अब बाबर के पास उपाय क्या है? तो बाबर ने 1504 ईस्वी में 4 ईस्वी में काबुल और गजनी पर अधिकार किया। याद रखेंगे, काबुल और गजनी, ठीक है, पर अधिकार किया 1504 ईस्वी में। इसके बाद जब काबुल बाबर ने जीता तो बाबर ने क्या किया, 1507 ईस्वी में जो उनका एक पैतृक पदवी हुआ करता था मिर्जा, ठीक है, तो इस मिर्जा पदवी के जगह पर उसने पादशाह की पदवी लिया। ध्यान रखेंगे कि 1507 ईस्वी में मिर्जा की पदवी हटाकर यानी छोड़कर वो पादशाह की उपाधि लिया। ठीक है, तो ये घटना कब की है? 1507 की है। ठीक है, कि 1511 ईस्वी में 1511 ईस्वी में कि समरकंद और बुखारा को, ठीक है, समरकंद के साथ साथ बुखारा और खुरासान को जीतने का, तो समरकंद को जीतने की कोशिश करेंगे, बुखारा को जीतने की कोशिश करेंगे और खुरासान को, ठीक है, खुरासान को जीतने की कोशिश करेंगे और जीता भी। ठीक है, जीतने की कोशिश करेंगे, जीता भी। लेकिन 1512 ईस्वी में यानी जस्ट तुरंत बाद समरकंद बाबर के हाथ से पुनः निकल जाएगा। ठीक है, समरकंद बाबर के हाथ से यानी समरकंद बाबर के हाथ से पुनः निकल जाए। इस प्रकार
समरकंद बाबर के हाथ से 3 बार निकल गया। ठीक है, कब कब? 1496 में, 1497 में और 1512 में। ठीक है, समरकंद बाबर के हाथ से निकल गया। अब 3 बार जब बाबर के हाथ से समरकंद निकल गया, फिर समरकंद को जीतने का सपना ही बाबर का रह गया। छोड़ देंगे समरकंद, दोबारा नहीं जीतने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यानी समरकंद को जीतना अब बाबर भूल जाएंगे, सदा के लिए छोड़ देंगे। इस समरकंद अब मुझे नहीं जीतना, क्योंकि बाबर के हाथ से 3 बार समरकंद बाहर निकल चुका है। ठीक है दोस्तों, जब समरकंद बाबर के हाथ से चला जाता है, या बाबर 3 बार समरकंद को हारने के बाद, समरकंद कभी जीता कभी हारा, अंतिम में समरकंद जब चला जाता है बाबर के हाथ से, और समरकंद को जीतने की इच्छाएं जो थी बाबर समाप्त कर देते हैं। अब बाबर के पास एक उपाय है कि वो उत्तर की तरफ ना जाकर अब दक्षिण की तरफ यानी भारत की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो बाबर काबुल में सत्ता पर स्थापित कर चुके हैं, लेकिन वो भारत को तरफ अब बढ़ेंगे, भारत के आएंगे वो जीतने के लिए। जीतने का बाबर भारत पे आक्रमण क्यों करना चाह रहा था, इनकी क्या मंशा थी? तो इनकी अगर देखा जाए, मंशा देखा जाए, तो बाबर चाह रहे थे कि भारत जीतने के बाद धन की प्राप्ति करें। ठीक है, सबसे पहले यही चाह रहे थे कि धन की प्राप्ति करें। साथ ही साथ ये भी चाह रहे थे कि जो काबुल में गरीबी था, गरीबी को दूर करने का एक अच्छा साधन था कि भारत को जीता जाए। दूसरा बात यहाँ पर था कि अगर वो काबुल तक ही रहें तो उज़्बेकों का उनका निरंतर डर रहता था कि उज़्बेक कभी भी आएंगे और काबुल से भगा देंगे। ठीक है, तो ये चाह रहे थे कि जब भारत को जीता जाए उससे धन की प्राप्ति होगी, और उज़्बेकों से अपनी सुरक्षा चाह रहे थे, इसलिए ये भारत की तरफ रुख करेंगे और भारत को जीतने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ जब भारत पर वो आक्रमण करते हैं बाबर, तो याद रखेंगे उस समय वो काबुल के सत्ता पर काबिज है, और काबुल एक गरीब कंट्री आप कह सकते। ठीक है, या अफगानिस्तान। ठीक, तो इसके बाद जब बाबर भारत पर आक्रमण करते हैं उस समय, ठीक है, उस समय बाबरनामा में ये अपने लिखे हैं कि बाबरनामा के अनुसार भारत में जब बाबर अपना आक्रमण करते हैं, उस समय भारत में 5 मुस्लिम सत्ता का जिक्र करते हैं और 2 हिंदू सत्ता का। ध्यान रखेंगे, बाबरनामा में ये जिक्र करते हैं 5 मुस्लिम सत्ता, ठीक है, और 2 हिंदू सत्ता का जिक्र करते हैं। यानी 5 मुस्लिम शासक और 2 हिंदू शासक का जिक्र करते हैं। उनमें से जो 5 मुस्लिम शासक है, बाबरनामा में इस बात का जिक्र होता है कि बंगाल में नुसरत खां, दिल्ली में इब्राहिम लोदी, याद रखेंगे, बंगाल में नुसरत खां, दिल्ली में इब्राहिम लोदी, मालवा में महमूद खिलजी द्वितीय, गुजरात में मुजफ्फर खान द्वितीय, और लास्ट में एक है बहमनी में कलीमुल्ला शाह का शासन था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बंगाल में नुसरत खान, ठीक है, नुसरत खान है, और इसके बाद दिल्ली में इब्राहिम लोदी वंश का शासक है, मालवा में महमूद खिलजी द्वितीय, गुजरात में मुजफ्फर शाह द्वितीय, और एक बचते बहमनी में, तो बहमनी में कलीमुल्ला खान थे। ठीक है, इस प्रकार के 5 मुस्लिम शासक और 2 हिंदू शासक का जिक्र होता है। वो 2 हिंदू शासक कौन कौन हैं? कृष्णदेवराय और मेवाड़ का राणा सांगा का जिक्र करते हैं बाबरनामा में बाबर। ठीक है, तो उस समय की ये दशाएं थी। बाबरनामा में एक बात और जिक्र करते हैं कि कृष्णदेवराय उस समय का तत्कालीन भारत का सबसे शक्तिशाली शासक था। बाबरनामा में एक बात ध्यान रखें, जिक्र करते हैं कि कृष्णदेवराय उस समय, यानी बाबर जब आक्रमण कर रहे थे भारत में, उस समय की बात किया जा रहा है, तो उस समय कृष्णदेवराय उस समय सबसे ताकतवर सत्ता या ताकतवर शासक आप कह सकते हैं, यानी शक्तिशाली शासक। ठीक है, तो याद रखेंगे बाबरनामा में शासक
बाबरनामा में 5 मुस्लिम शासक और 2 हिंदू शासक, जिसमें से कृष्णदेव राय को सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में माना है। इस बात का ख्याल रखेंगे। दोस्तों, बाबर ने भारत पे आक्रमण का जो समय है आप उनको ध्यान से देखेंगे कि बाबर ने 1519 से 1524 के बीच में, याद रखेंगे 1519 से 1524 के बीच में बाबर ने भारत पे 4 बार आक्रमण किया और फरिश्ता नामक एक महान, आप कवि कह सकते हैं फरिश्ता, तो फरिश्ता नामक व्यक्ति के अनुसार बाबर ने 1519 में पहली बार बाजोर पर आक्रमण किया। ठीक है, बाजोर पर आक्रमण किया। तो पहला आक्रमण बाजोर पर है। इस प्रकार बाजोर पर जब आक्रमण किया तो उसने, बाबर ने उस समय यानी बाजोर पर आक्रमण करने के बाद उस समय भेरा के किला, याद रखेंगे भेरा के किला को जीता गया। ठीक है, जीता गया। और इस भेरा को किला को जीतने में, याद रखेंगे इस किला को जीतने में बाबर ने पहली बार बारूद का, ठीक है, बारूद का यानी तोप का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, तो 1519 में पहली बार फरिश्ता के अनुसार में कि बाजोर पर आक्रमण किया। बाजोर पर आक्रमण करने के बाद भेरा के किला को जीता और इस किला को जीतने के लिए उसने पहली बार बारूद का इस्तेमाल किया था, तोप खाने का इस्तेमाल किया था। ठीक है, इसके बाद और 3 युद्ध है, उनको जानने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। और इसके बाद जो इनके निर्णायक युद्ध के तौर पे हैं वो है आपका पानीपत का। ठीक है, पानीपत का युद्ध, पानीपत का युद्ध ध्यान रखेंगे, पानीपत का युद्ध। ठीक है, इस युद्ध का आप कह सकते इस प्रकार, यह युद्ध आपको पता है बाबर की 5वां युद्ध, ध्यान रखेंगे पानीपत का युद्ध जो है ये बाबर का 5वां युद्ध है। ठीक है, भारत में 5वां युद्ध है। और यह युद्ध को एक तरह कह सकते हैं भारतीय शासकों ने निमंत्रण दिया बाबर को कि आइए और युद्ध कीजिए इब्राहिम लोदी के साथ में। ठीक है, ये घटना कब की है आपको पता है, घटना है 21 अप्रैल, पानीपत की प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को। और याद रखें इस बात को लेकर, लाहौर का सूबेदार दौलत खां लोदी कौन है, ध्यान रखेंगे लाहौर का सूबेदार दौलत खां लोदी। ठीक है, दौलत खां लोदी। इसके बाद इब्राहिम खां के चाचा यानी इब्राहिम खां जो समय सत्ता में हैं, इब्राहिम खां के चाचा जिसका नाम है आलम खां लोदी। ठीक है, इस निमंत्रण दिया, भारत आने की निमंत्रण दिया। और बाबरनामा में इस बात का जिक्र है। और याद रखेंगे बाबरनामा में इस बात का जिक्र है कि राणा सांगा ने भी बाबर को निमंत्रण दिया था कि भारत आइए और इब्राहिम लोदी को हराइए। और जो भी करना है, करने का मतलब था कि इन लोग को लग रहा था कि बाबर आएंगे, यहाँ पर युद्ध करेंगे, वापस चले जाएंगे, जो भी लूटना है लूटना है। ठीक, क्योंकि इनको लग रहा था कि काबुल एक गरीब देश है, बाबर का उद्देश्य है कि हम पैसा कमाएं तो बस लूटे और यहाँ से चले जाए। लेकिन हुआ यूँ, अच्छा एक बात और जान लीजिए पहले कि राणा सांगा वाला जो कहानी बाबरनामा में लिखा हुआ है, इसके बाद कहीं और उल्लेख नहीं है कि राणा सांगा ने भी निमंत्रण दिया था। ठीक है, तो इस युद्ध में आपको पता है इसका परिणति क्या होगा। परिणाम ये है कि इस युद्ध में जो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, इसमें इब्राहिम खां लोदी हारते हैं, लोदी वंश के अंतिम शासक, और यहाँ पर बाबर जीत जाते हैं। ठीक है, अब इस विजय में तो सबसे जो मेन कारण था विजय प्राप्त करने का, उसमें इसका तोपखाना और कुशल सेनापतित्व का नेतृत्व कर रहा था। और साथ ही साथ आपको पहले बताए थे बाबर ने तुलुगमा पद्धति और साथ ही साथ उस्मानी या रूमी पद्धति द्वारा इस युद्ध को जीतने की कोशिश किया गया था। ठीक है,
अब यहाँ पर ये सवाल उठता है कि तुलुगमा पद्धति होता क्या है और रूमी या उस्मानी पद्धति होता क्या है। ठीक है, तुलुगमा पद्धति जो है युद्ध नीति है एक तरह का। ठीक है, याद रखेंगे तुलुगमा पद्धति जो है एक तरह की युद्ध नीति है। इसमें होता था क्या कि इसमें होता ये है कि सेना का एक भाग होता था जो बाएं और दाएं तरफ से इस तरह घेरता था और उस चक्कर काट कर शत्रु सेना को बीच में घेर कर मार देता था। ठीक है, तो दोनों तरफ से घेर कर मारने की जो प्रथा या कह सकते हैं पद्धति था, उसी को हम तुलुगमा पद्धति के नाम से जानते हैं। और जो रूमी या उस्मानी पद्धति है, इसमें एक तरह का समझेंगे कि तोप खाना सजाने का ये प्रोसेस था, तोप खाना को कैसे सजाया जाए, इसलिए इस पद्धति को रूमी या उस्मानी पद्धति कहते हैं। होता यूँ था कि दो गाड़ियों के बीच जगह छोड़कर उसमें तोप को रख कर चलाने को उस्मानी पद्धति कहते हैं। कहने दो गाड़ी बीच में रखा गया, साइड में रखा गया, बीच में तोप रखा गया और तोप को चलाते थे। सामने वाला समझ में नहीं आता कि तोप है कि क्या है, तो इस प्रकार पद्धति था। एक बात और ध्यान रखेंगे कि ये सबसे पहला प्रयोग जो उस्मानी पद्धति है या रूमी पद्धति, ध्यान रखेंगे सबसे पहला प्रयोग 1514 ईस्वी में किया गया था। किसने किया था? तो ईरान के सफावी शासक यानी शाह इस्माइल ने किया था। ठीक है, कहाँ पर? ईरान के। ठीक है, ईरान के सफावी शासक शाह इस्माइल द्वारा इस रूमी पद्धति या उस्मानी पद्धति का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, इस प्रकार आप इतना कह सकते हैं कि पानीपत के युद्ध में तुलुगमा पद्धति और उस्मानी पद्धति का इस्तेमाल किया गया और पानीपत युद्ध के जीतने के बाद याद रखेंगे बाबर के मुंह से एक वर्ड निकला, एक कहा गया कि काबुल की गरीबी अब नहीं। ठीक है, तो याद रखेंगे कि बाबर ने भारत को जीतने के बाद या पानीपत की युद्ध जीतने के बाद एक बात कहा कि अब काबुल में गरीबी नहीं होगा, गरीबी नहीं हो, क्योंकि भारत से उनको रुपया की पूरी भरपाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे बाबर ने कि काबुल के प्रत्येक निवासी को, ठीक है, एक चांदी का शाहरुखी सिक्का, यानी ऐसा आप कह सकते हैं वो जगह में सिर्फ सिक्का लिखा रहता है, कि बाबर ने क्या किया, काबुल के प्रत्येक निवासी को, ठीक है, प्रत्येक निवासी को एक सिक्का दिया और वो सिक्का चांदी का था। ठीक है, पानीपत की युद्ध जीतने के बाद। लेकिन उस सिक्का का नाम पूछे आपसे तो ध्यान रखें उस सिक्का का नाम है शाहरुखी सिक्का। ठीक है, शाहरुखी सिक्का। और जब ये काबुल के प्रत्येक निवासी को जब सिक्का दान किया गया तो इस उदारता के कारण काबुल के निवासियों ने या बाबर को, याद रखेंगे, कलंदर कहा गया। ठीक है, काबुल के निवासियों ने बाबर को कलंदर कहा या खुद बाबर ने कलंदर की उपाधि लिया। इस तरह का आप समझेंगे कि पानीपत की युद्ध जीतने के बाद जो काबुल में वो सिक्का बांटे, उसके बाद बाबर कलंदर की उपाधि धारण किया। ठीक है, कलंदर भी कहा जाता है, इस बात का ध्यान देंगे, यानी दानी, उदारता व्यक्ति। ठीक है, उदार व्यक्ति का उपाधि लिया गया। ठीक है, पानीपत के युद्ध जीतने के बाद बाबर नेक्स्ट युद्ध, यानी बाबर का दूसरा युद्ध होगा भारत में, वो है आपका खानवा का युद्ध। ठीक है, खानवा का युद्ध। तो ये युद्ध दो व्यक्तियों के बीच में पहली बात कि लड़ा कब गया था, तो याद रखेंगे 17 मार्च 1527 को। ठीक है, 17 मार्च 1527 को ये खानवा का युद्ध है। खानवा है कहाँ? तो आगरा से 40 किलोमीटर दूर पर खानवा है, वहीं पर युद्ध हुआ था। दो व्यक्ति के बीच में हुआ था, याद रखेंगे वो व्यक्ति हैं, एक तो बाबर है, ठीक है, बाबर है, और दूसरा है राणा सांगा। ठीक है, राणा सांगा, ये दो व्यक्ति हैं, राणा सांगा और बाबर के बीच में। ठीक, इस युद्ध में अब कहा जाता है खानवा का युद्ध लड़ा क्यों गया था? जो इब्राहिम लोदी का चाचा
यानी आलम खां लोधी, पंजाब के शासक दौलत खां लोधी और राणा सांगा का जो एक सपना था बाबर नामा के अनुसार कि बाबर आएंगे, भारत में युद्ध करे चले जाएंगे, लूट के चले जाएंगे। पानीपत के युद्ध के बाद बाबर कोशिश किया या उसकी चाहत बना कि भारत में रहा जाए। अब भारत में रहा जाए तो खानवा के युद्ध में राणा सांगा को उसे हराना था, ठीक है, हराना था। इसलिए बाबर ने जब रहने की निश्चय किया, भारत में रहा जाए, तो खानवा का युद्ध होता है राणा सांगा के बीच में। इसमें बाबर ने अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए, याद रखेंगे, अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए बाबर ने क्या किया, जिहाद का नारा दिया, ठीक है, जिहाद का नारा दिया। और साथ ही साथ कहा गया कि मुसलमानों पर लगने वाले जो तमगा टैक्स है यानी महसूल, ठीक है, एक टैक्स होता था तमगा, ठीक है, तमगा या महसूल टैक्स होता था, उनको वापस लिया गया। यानी एक तरह का स्टाम्प शुल्क था, आप कह सकते हैं आयात शुल्क था या चुंगी था, उसको वापस लिया गया। साथ ही साथ सैनिकों को कहा कि आप शराब नहीं पिएंगे, मुझसे वादा कीजिए कि आप शराब नहीं पिएंगे, और उनके सामने शराब की सारी बोतल को तोड़ दिया गया, ठीक है। इस प्रकार बाबर ने इस युद्ध को जीतने के लिए कुछ धार्मिक चीज़ों पर या कह सकते मुसलमान सैनिकों को हौसला अफजाई करने के लिए जिहाद का नारा दिया। महसूल टैक्स, तमगा टैक्स जो भी कह सकते हैं, उस प्रकार टैक्स को मुसलमानों जो लेता टैक्स था उसको बंद किया गया। साथ ही साथ कहा कि आप लोग शराब नहीं पिएंगे और शराब के बोतल को तोड़ दिया गया, फोड़ दिया गया, ठीक है। इस प्रकार की बातें आई। खानवा के युद्ध में एक बात ध्यान रखेंगे, राणा सांगा को हसन खां मेवाती, महमूद लोधी यानी इब्राहिम लोधी का भाई, ठीक है, आलम खां लोधी जो इब्राहिम लोधी का चाचा है वो, और साथ ही साथ मेदनी राय ने भी सहयोग किया था, ठीक है। कौन कौन सहयोग किया था राणा सांगा को ध्यान रखेंगे, वो 3-4 व्यक्ति हैं, हसन खां मेवाती, महमूद लोधी, आलम खां लोधी, मेदनी राय, और हाँ, इतने लोगों ने सहयोग किया। और याद रखेंगे इस युद्ध में हसन खां मेवाती का मृत्यु हो जाता है। यह युद्ध जीतने के बाद बाबर, याद रखेंगे, गाजी का उपाधि लिया। किसका उपाधि ध्यान रखेंगे, गाजी का उपाधि लिया, ठीक है, ये उपाधि बाबर ने लिया। तो ये युद्ध बाबर जीतते हैं और राणा सांगा की हार होती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। खानवा के युद्ध के बाद नेक्स्ट युद्ध जो है वो है चंदेरी का युद्ध, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट युद्ध है चंदेरी का युद्ध, ठीक है, चंदेरी का युद्ध। इस युद्ध में, ये युद्ध पहले हुआ कब था ध्यान रखेंगे, तो यह युद्ध हुआ था 29 जनवरी 1528 को चंदेरी में हुआ था। यह युद्ध में बाबर, ठीक है, बाबर वर्सेस मेदनी राय, ठीक है, मेदनी राय लड़ रहे थे। इस युद्ध में भी बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। इस युद्ध में भी बाबर जिहाद का नारा दिया, बार बार हम बोल रहे हैं, इस युद्ध में भी बाबर ने जिहाद का नारा दिया था, ठीक है। यह युद्ध जब मेदनी राय हार जाते हैं तो यहाँ की राजपूत औरतों ने, चंदेरी का राजपूत औरतों ने स्त्रियों ने जोहर कर लिया, ठीक है। जोहर का मतलब होता है कि एक सामूहिक आत्महत्या है, अग्नि में कूद कर मर जाना, ठीक है, और खासकर तब होता था राजपूत स्त्री द्वारा जब वो शासक हार जाए, ठीक है। और इसके बाद आप इस तरह कह सकते हैं कि चंदेरी का युद्ध भी बाबर के लिए सफल रहा। इस चंदेरी के युद्ध में कहा जाता है शेरशाह सूरी ने बाबर को साथ दिया था, ठीक है। और आपका लास्ट इसका युद्ध है, खानवा के बाद है आपका घाघरा का युद्ध, ठीक है, घाघरा का युद्ध। इस युद्ध में एक तो पहली बात समझेंगे, यह युद्ध 6 मई 1529 को लड़ा गया था, ठीक है। और इस युद्ध में बंगाल बिहार का लोहानी अफगान शासक, ठीक है, अफगान शासकों को हराया था बाबर द्वारा, ठीक है। हराने के बाद आप इस तरह कह सकते हैं कि बाबर ने भी बिहार और बंगाल को अपने कब्जे में किया, और ये बाबर के लिए एक अंतिम युद्ध था। इसके बाद कोई युद्ध नहीं लड़ा जाएगा, उनकी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है।
तो आप कह सकते हैं कि इस युद्ध में अफगान के तरफ से महमूद लोदी, जो इब्राहिम लोदी का भाई था, वो लड़ा, ठीक है, उसने वो लड़ा। और आप कह सकते हैं कि जो खानवा के युद्ध में जो नारासांगा को साथ दे रहा था महमूद लोदी, इस युद्ध में भागकर बिहार बंगाल शासक बन गया था इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी। आगे चल के इस युद्ध में, घाघरा के युद्ध में वो हारते हैं और इसके बाद आप इस तरह कह सकते हैं बाबर का पूरे बिहार और बंगाल पर उनका नियंत्रण हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद एक बात और ध्यान रखेंगे कि महमूद लोदी के साथ साथ नुसरत शाह और शेरशाह सूरी भी भाग लिए थे, लेकिन आगे चलकर इस अफगान युद्ध में यानी घाघरा के युद्ध में एक बात क्या होता है कि नुसरत शाह जो अफगान के तरफ से लड़ रहे थे, उनके साथ में बाबर की संधि होती है। सबसे दिक्कत इसी बात का होता है, घाघरा के युद्ध में जरूर अफगान शासकों को हराया बाबर ने, लेकिन अफगान शासकों को समाप्त नहीं किया, बच जाते हैं। यही वजह होता है कि हुमायूं को बाद में अफगान शासकों द्वारा हराते हैं और फिर हुमायूं को यहाँ से निर्वासित होना पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये बाबर की एक सबसे बड़ी कमजोरी रह गया था कि अफगान को हराया जरूर, लेकिन समूल नष्ट नहीं किया गया। आगे चल के बाबर ने नुसरत शाह के साथ में बंगाल के शासक में मानते हैं और उनके साथ में संधि भी करते थे। इस प्रकार ये अंतिम युद्ध था बाबर का, घाघरा का युद्ध। इस प्रकार याद कर सकते हैं, पानीपत के युद्ध, खानवा के युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा के युद्ध, ठीक है, एक साल में होता है। इनको याद कर ले सही तरीके से। हम लोग आगे बढ़ते हैं और लास्ट में कुछ अन्य तथ्य हैं, उनको भी देखते हैं। बाबर 4 युद्ध जीतने के बाद, बाबर यानी 4 महान युद्ध, उससे पहले कुछ युद्ध जीता गया था, तो उसके बाद बाबर की मृत्यु हो जाती है। याद रखेंगे, मृत्यु हो जाती है बाबर की, वो है डेट 26 दिसंबर, याद रखें 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो मृत्यु हो गई, इसके बाद बाबर को नूर अफगान यानी आराम बाग में दफनाया गया। फिर दफनाने के बाद, और सबसे बड़ी बात ये भी ध्यान रखेंगे, नूर अफगान जो बाग है वो आगरा में है, तो आगरा में उसको बनाया गया था, उससे ही आराम बाग नाम दिया गया था। और एक बात और ध्यान रखेंगे कि ये नूर अफगान बाग जो है बाबर ने खुद बनवाए थे, ज्यामिति पर आधार बनवाया गया था। और बाबर को बाग लगवाने का, फूल लगवाने का उनका शौक़ था, इसलिए आगरा में नूर अफगान नाम का एक बाग बनवाए थे, जिसे आराम बाग भी कहा जाता है। वहाँ पे दफनाया गया। लेकिन आगे चलकर बाबर ने जहाँ चाह रहे थे, यानी कहने मतलब है अस्थायी रूप से जो स्वयं इस बात का जिक्र किए थे कि मेरा कब्र वहाँ होनी चाहिए, यानी कहाँ पर, ध्यान रखेंगे, तो वो काबुल में बाबर को दफनाया गया। और बाबर की पत्नी आप कह सकते हैं जिसका नाम है मुबारक यूसुफजई ने उसे दफनाया, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि बाबर का मकबरा अस्थायी रूप से काबुल में है, यानी आराम बाग से उठाकर उसे काबुल ले गया है, ठीक है। इसके बाद बाबर के बारे में आपको इतना समझना है कि बाबर ने एक आत्मकथा लिखा था जिसका नाम है बाबरनामा, ठीक है। याद रखेंगे, बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखा था जिसका नाम है बाबरनामा। बहुत बार पूछा गया है कि बाबर ने बाबरनामा किस भाषा में लिखा था, तो ध्यान रखेंगे तुर्की भाषा में लिखा था, ठीक है। आत्मकथा है जिसका नाम है तुजु के बाबरी, ठीक है, जिसका नाम है तुजु के बाबरी बाबरनामा के नाम से ही जाना जाता है। तो इसे कह सकते हैं कि तुर्की भाषा में लिखा था। और बाबरनामा में उस समय का भारत की वर्तमान परिदृश्य का वर्णन किया गया था। बाबर ने एक शैली, और इसको आगे चलकर बहुतों ने फारसी में अनुवाद किया, अब्दुल रहीम खान खाना ने भी इसका फारसी में अनुवाद किया है, ठीक है। आगे चलकर बाबर ने एक शैली का निर्माण किया था, उस शैली का नाम है मुबायान शैली करके था, ठीक है। ये एक पद शैली था, ठीक है, पद शैली, जिसको आप पद शैली के नाम से जाना जाता है। तो बाबर ने पद शैली करके मुबायान शैली का जन्मदाता कह सकते हैं। बाबर ने
नापने के लिए, यानी कहने का मतलब है सड़क नापने के लिए बाबर ने एक नाप या माप का इस्तेमाल किया था जिसे कहा जाता है गज ए बाबरी। ठीक है, गज ए बाबरी करके बाबर ने सड़क मापने के लिए एक पैमाना बनाया गया था, गज ए बाबरी। इस प्रकार आप ध्यान रखेंगे बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को हो जाता है और उसे आराम बाग में दफनाता। पहले ने अपनी आत्मकथा तुझे के बाबरी लिखा जो कि तुर्की भाषा में लिखा गया था, बाद में बहुतों ने इसे फारसी में अनुवाद किया। इसके बाद बाबर ने एक मुबियान शैली का या पद शैली था, इसको ईजाद किया, जन्मदाता है इस पर कह सकते हैं। और बाबर ने सड़क को नापने के लिए गज ए बाबरी का इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों ये था बाबर से संबंधित कुछ कह सकते हैं कि जानकारी। आप इसको सही से देखिए और जो भी हो इसको नोट डाउन कीजिए और आप एग्ज़ाम में सफल हुए, यही मैं चाहता भी हूँ। और चलिए कैसा लगा दोस्तों आप लोग कमेंट करेंगे, और ख़राब लगे तो भी कमेंट करें, अच्छा लगे तो भी कमेंट करें, दोनों को हम एक्सेप्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए हम अगला वीडियो आपके पास बाबर के बाद हुमायूं को लेकर आएंगे। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।